नाजरीन, फैसल चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जब दुनिया में सियासी खानदानों की बात आती है तो सबसे पहले कैनेडी खानदान का नाम लिया जाता है। इसके बाद इंडिया के नेहरू गांधी खानदान और पाकिस्तान के भुट्टो खानदान का नाम आता है। इन तीनों घरानों में एक कदर मुश्तरक है कि इनके बेशतर अफराद तिबी मौत नहीं मरे। जॉन एफ कैनेडी, रॉबर्ट कैनेडी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जुल्फकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और इनके भाई शाहनवाज भुट्टो और मुर्तजा भुट्टो की मौत फितरी नहीं थी। मुर्तजा भुट्टो की कहानी की इब्तदा 4 अप्रैल सन 1979 को होती है, जब पाकिस्तान के फौजी आमर जनरल जियाउल हक ने पूरी दुनिया की अपील को मुस्तरद करते हुए पहले मुंतखब रहनुमा जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे दी थी। जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर ने पाकिस्तान में ही रहकर जनरल जिया के खिलाफ लड़ने का फैसला किया था, लेकिन इनके दोनों बेटे शाहनवाज और मुर्तजा भुट्टो पाकिस्तान से बाहर चले गए और अपने वालिद को बचाने की मुहिम चलाई, जो कि बेसूद साबित हुई। जब भुट्टो को फांसी दी गई तो मुर्तजा और शाहनवाज भुट्टो लंदन के एक फ्लैट में रह रहे थे। जैसे ही उन्हें ये खबर मिली, वो बाहर आए और दुनिया भर की मीडिया के सामने कहा, इस जिया ने 2 बरस तक उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, इनका सियासी नाम खत्म करने की कोशिश की और अब इसने उन्हें मार डाला। हमें किसी भी चीज पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आज एक शहीद को दफन किया है। जुल्फकार अली भुट्टो की मौत का इंतकाम लेने के लिए भुट्टो के दोनों बेटों ने हथियार उठा लिए और अल जुल्फकार नामी तंजीम की बुनियाद डाली। दोनों पहले अफगानिस्तान और शाम में एक साथ रहे, लेकिन बाद में शाहनवाज अपनी अहलिया के साथ फ्रांस में रहने लगे। इसी दौरान दोनों भाई खुफिया तौर पर इंडिया आए और इंदिरा गांधी से मिले। मुर्तजा भुट्टो के दोस्त और मारूफ सहाफी श्याम भाटिया अपनी किताब गुड बाय शहजादी में लिखते हैं कि इंदिरा गांधी ने हिज़्ब इख्तिलाफ में रहते हुए मुर्तजा और शाहनवाज भुट्टो से 2 बार अपनी दिल्ली की रहायशगाह पर मुलाकात की थी। इंडियन ज़राए का कहना है कि भुट्टो बरादरान ने माली मदद का मुतालबा किया था और इंदिरा गांधी की वजह से उन्हें ये मदद मिली थी। सन 1985 में शाहनवाज भुट्टो मुर्दा हालत में पाए गए और ये शुबा जाहिर किया गया कि उन्हें जहर दिया गया था। बाद अज़ा मुर्तजा भुट्टो की बेटी फातिमा भुट्टो ने अपनी किताब साइंस ऑफ ब्लड एंड सोर्ड में लिखा कि जब मेरे वालिद कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने शाहनवाज के जिस्म को कमरे में सोफे और कॉफी टेबल के दरमियान मुंह के बल औंधा पड़े देखा। मुर्तजा ने बाद में कहा कि उसी वक्त उन्हें एहसास हो गया कि वो जिंदा नहीं है। जब मुर्तजा ने इनके जिस्म पर नीले रंग के धब्बे देखे तो उन्हें लगा कि इनके साथ कोई गैर फितरी वाक़या पेश आया है। उन्हें शक था कि इन्हें जहर दिया गया है। मुर्तजा ने पूरे घर की तलाशी ली और उन्हें किचन के कूड़ेदान में एक शीशी मिली जिस पर पेंटरॉक्साइड लिखा था। बाद में पुलिस ने तस्दीक की कि इन्हें शाहनवाज के जिस्म में जहर मिला था और ये जहर इनके जिस्म में खून के जरिए नहीं बल्कि नथने के जरिए पहुंचा था, लेकिन कोई ये नहीं बता सका कि इन्हें ये जहर कैसे दिया गया। इनकी हलाकत पर इनकी बड़ी बहन बेनजीर भुट्टो ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि इनकी मौत घरेलू झगड़े की वजह से हुई है। वो एक सियासी कारकुन और मार्शल लॉ के भी सख्त मुखालिफ थे। जिस तरह की वो जिंदगी गुजार रहे थे वो काफी खतरनाक थी। मेरा ख्याल है कि इनकी मौत को एक वसीतर सियासी तनाजर में देखा जाना चाहिए। जनरल जियाउल हक की मौत के बाद जब बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बनी तो उस वक्त मुर्तजा भुट्टो शाम में थे। उन्हें कहा गया कि इनके खिलाफ पाकिस्तान में त्यारे के गवाह का मुकदमा चल रहा है, इसलिए इनका वहां आना ठीक नहीं होगा। लेकिन जो कुछ हो रहा था मुर्तजा भुट्टो इससे खुश नहीं थे। इनके एक पुराने दोस्त श्याम भाटिया ने अपनी किताब में लिखा, मैं मुर्तजा को ऑक्सफोर्ड के जमाने से जानता हूँ। दर हकीकत जब हम इंडिया और पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम पर तहकीक कर रहे थे उस वक्त हमारे निगरान एक होते थे। सन 1999 में वो मुझे दमिश्क के शेरेटन होटल में मिले और अगले 11 घंटे बातें करते रहे और सुबह के 6 बज गए। मुर्तजा ने मुझे बताया कि इनके वालिद जुल्फकार ने बेनजीर के बजाय उन्हें अपना जाननशीन बनाया था। 1977 में भुट्टो ने उन्हें अपने लाड़काना के इंतखाबी हल्के की देखभाल के लिए मुंतखब किया था। इसकी तस्दीक भुट्टो के करीबी दोस्त यूसुफ बुच ने अपने सहाफी दोस्त खालिद हसन से भी की थी। उन्होंने कहा कि भुट्टो अपनी बेटी को सियासत की पथरीली जमीन पर नहीं डालना
डालना चाहते थे। अगर इनका बस चलता तो वो उन्हें पाकिस्तान की खारजा सर्विस का अफसर बनाते। लेकिन बेनजीर की वालदा नुसरत भुट्टो ने अपने बेटे की हमायत की और इनकी वापसी के लिए बाकायदा मुहिम चलाई। मुर्तजा भुट्टो वापस आए और आते ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मुझे एक तवील अरसे तक अपने मुल्क से दूर रखा गया। मुझे दो चीजें बताई गईं, एक ये कि मेरी जिंदगी यहाँ महफूज नहीं है और दूसरी ये कि अगर मैं वापस आया तो मेरी बहन की सियासी पोजीशन खराब हो जाएगी। यानी कि उन्होंने खौफ और नदामत के एहसास का इस्तेमाल किया। खौफ के मेरे लिए कोई मानी नहीं थे क्योंकि मैं जानता था कि मैं बेकसूर हूँ। हाँ, नदामत का एहसास था क्योंकि वो पहली बार वजीर आजम बनी थी और मैं इस ख्याल के साथ नहीं रहना चाहता था कि अगर मैं लौट आया और हुकूमत गिर गई तो मुझे इसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मेरे लिए मजीद बाहर रहना मुमकिन नहीं था। मेरी वालदा शुरू ही से कह रही थी कि मुझे वापस आना चाहिए। मुर्तजा के वापस आते ही इनके आबाई शहर लाड़काना में पुलिस ने इनके हामियों पर फायरिंग कर दी। इनकी वालदा नुसरत भुट्टो इससे इतनी बरहम हुई कि उन्होंने इसके लिए अपनी बेटी बेनजीर को मोर्दे अल्जाम ठहराया। वो उन्हें बेनजीर के बजाय मिसेस जरदारी कहने लगी। नुसरत भुट्टो ने कहा कि बेनजीर कहा करती थी कि नवाज शरीफ की हुकूमत पुलिस स्टेट है, लेकिन मौजूदा हुकूमत पुलिस की हुकूमत नहीं तो और क्या है। नवाज शरीफ और ज़ियाउल हक जैसे आमर जो काम कर रहे थे वो भी वही कर रही हैं। मुर्तजा और इनकी बहन के दरमियान तलखी बढ़ने लगी। मुर्तजा की जुबान तेज होती गई और इसका निशाना उस वक्त की हुकूमत बनी। मुर्तजा ने कहा, मैं कहता हूँ सोच लो, अपना हिसाब किताब रखो, मेरे कारकुनों को हाथ मत लगाओ, उन्हें तंग मत करो। मैं वो मसीह नहीं हूँ कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो मैं दूसरा गाल आगे कर दूं। अगर किसी ने हमें थप्पड़ मारा तो हम इसकी टांगे तोड़ देंगे। 20 सितंबर 1996 को उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पुलिस पर ज्यादतियों का इल्जाम लगाया। मुर्तजा ने कहा, पुलिस हकाम रियासती यूनिफॉर्म पहनने के काबिल नहीं है, वो मुजरम हैं। उन्होंने कराची में कत्ले आम किया है, इनका वक्त खत्म होने वाला है। मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि वो मुझे गिरफ्तार करें अगर वो इसके सियासी नताइज बर्दाश्त करने की हिम्मत रखते हैं तो। मुर्तजा भुट्टो उसी दिन शाम को 8 बजे रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने घर लौट रहे थे। इनकी बेटी फातिमा भुट्टो अपनी किताब में लिखती हैं कि मेरी वालदा किचन में खाना बना रही थी। मैं अपने छोटे भाई जुल्फी के साथ अपने वालिदैन के बेडरूम में टीवी देख रही थी। उस वक्त मेरी एक दोस्त नूरिया का फोन आया। अभी हम बात कर रहे थे कि मुझे एक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद तो गोलियों की बुझाड़ होने लगी। मैंने नूरिया से कहा कि मैं थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। मैं जुल्फी को गोद में लिए ड्राइंग रूम की तरफ भागी। माँ भी दौड़ती हुई वहां पहुंची। हम वहां आधे घंटे बैठे रहे। हमने अपने चौकीदार को बाहर ये देखने के लिए भेज दिया कि वहां क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि बाहर पुलिस फैली हुई है। पुलिस ने मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया। उन्होंने कहा कि बाहर डकैती हो रही है, सूरत हाल के ठीक होने तक आप अंदर ही रहें। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, फातिमा और गनमा भुट्टो की परेशानियों में इजाफा होता गया। बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मेरे घर के आसपास बहुत सारी पुलिस तैनात थी। जब मेरे वाल ज्यादा देर तक नहीं आए तो मैंने अपनी फूफी को फोन करने का फैसला किया। काफी देर बाद इनके शौहर आसिफ जरदारी फोन पर आए। उन्होंने कहा कि मैं फूफी से बात नहीं कर सकती। जब मैंने कहा कि ये बहुत जरूरी है तो उन्होंने कहा कि वो फोन पर नहीं आ सकती। जब मैंने बहुत जोर दिया तो उन्होंने बहुत सर्दमोहरी से कहा कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे वालिद को गोली लग गई है। फातिमा और इनकी वालदा गनमा कार में बैठकर जल्दी से मिड ईस्ट अस्पताल पहुंची। बाद में फातिमा भुट्टो ने अपनी स्वाना उम्री में लिखा, मुझे याद है जब मैं अस्पताल में दाखिल हुई तो मैंने अपने वालिद के पांव देखे। मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगी। मम्मी दौड़कर पापा के पास गईं। वो एक बेड पर बेहोश लेटे थे। मेरी वालदा जोर से चीख पड़ी, जागो मीर जागो। मैंने पापा के चेहरे को छुआ। मेरी उंगलियों पर इनका खून लग गया। इनका चेहरा अब भी गर्म था। मैं इतना घबरा गई कि मैं सांस नहीं ले पा रही थी। बाद पे डॉक्टर गफार ने मुझे बताया कि पापा सांस लेने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे। इनके गले में इतना खून भरा हुआ था कि इनके फेफड़ों में हवा पहुंचाने के लिए ट्यूब नहीं डाली जा सकी। बाद में इनके गले में एक ट्यूब डालने के लिए सुराख किया गया ताकि वो सांस ले सकें। ये हो ही रहा था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया।
डॉक्टर उन्हें बचा न सके। फातिमा ने अपनी किताब में इनके आखिरी वक्त की कैफियत यूं बयान की है कि पापा के बाल हमेशा करीने से सजे होते थे, वो सिर्फ उस वक्त जरा खराब होते जब वो सोकर उठते थे। मैं अपने वालिद की लाश के पास घुटनों के बल बैठ गई और मैंने इनके चेहरे, गालों और होंठों को चूमा। मैंने दानिस्ता तौर पर इनकी आंखों को नहीं चूमा, क्योंकि लबनान में ये तो हमपरस्ती है कि अगर आपके होंठों से किसी की पलकें छू जाएं तो वो हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाता है। मैं अपने पापा से दूर नहीं होना चाहती थी। बेनजीर नंगे पांव अस्पताल पहुंची। अपने भाई की मौत की खबर सुनते ही वजीर आजम बेनजीर भुट्टो फौरी तौर पर कराची पहुंच गईं और अपने मुर्दा भाई को देखने के लिए नंगे पांव मिड ईस्ट अस्पताल गईं। बाद में लाड़काना में उन्होंने एक तकरीर करते हुए कहा, 1977 में जब मार्शल लॉ नाफिज हुआ और फौज बरसरे इक़्तिदार आई तो मीर मुर्तजा भुट्टो जवान थे, उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। फौज की वजह से वो वतन वापस नहीं आ सके। वो अपने वालिद के आखिरी दीदार से महरूम रहे। वो अपने छोटे भाई शाहनवाज को दफनाने के लिए भी नहीं आ सके और वो खुद आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। मीर मुर्तजा भुट्टो इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन वो हमारे दिलों में जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि शहीद कभी मरते नहीं। मुर्तजा भुट्टो के हामियों ने इल्जाम लगाया कि मुर्तजा को कराची पुलिस ने मंसूबा बनाकर कत्ल किया है। पुलिस ने पहले स्ट्रीट लाइट्स को बंद किया और फिर मुर्तजा के काफिले पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने इसकी तरदीद की। पुलिस के एक सीनियर अफसर शुएब सिडल ने कहा कि पुलिस भुट्टो के साथ आने वाले बंदूक बरदारों को रोकने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उन्हें रुकने का इशारा किया गया, उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी और पुलिस को अपने दिफा में गोली का जवाब देना पड़ा। मुर्तजा की मौत ने बहुत से सवालात को जन्म दिया, जिनके आज तक जवाब नहीं मिल सके। 5 दिसंबर 2013 को कत्ल से वाबस्ता बहुत से अफराद को बरी कर दिया गया, लेकिन मुर्तजा की बेटी फातिमा इक़्तिदार से मुंसलिक चंद लोगों को मुर्दे इल्जाम ठहराती हैं। वो कहती हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सन 1979 में फांसी दी गई, लेकिन उन्हें कभी इंसाफ नहीं मिला। शाहनवाज 1985 में मारे गए, लेकिन किसी को भी इनकी मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। मेरे वालिद मुर्तजा को 1996 में कत्ल किया गया और एक पाकिस्तानी अदालत ने सन 2009 में कहा, इन्हें किसी ने भी नहीं मारा। सन 2007 में बेनजीर रावलपिंडी में एक रैली में मारी गई और इस पर कोई पुलिस रिपोर्ट भी नहीं की गई। नाजरीन, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के निशान को दबा दीजिए।